हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, अगर हम दोनों को अलग कर लें तो जियोग्राफी का मतलब होता है इस जियोग्राफी में जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और अगर हम वही बात करें ग्राफी की तो ग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। अब इस जियोग्राफी में हम सबसे पहला टॉपिक किसके बारे में बात करेंगे, तो वो होगा हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो होता है वो अनेक तारों, ग्रहों व उपग्रहों का समूह होता है। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, तारे मतलब समझ में आता है, ग्रह भी समझ में आता है, उपग्रह मतलब होता है सैटेलाइट। तो जो ब्रह्मांड होता है अनेक तारों, ग्रहों व उपग्रहों का समूह होता है। अगर हम बात करें हमारे अर्थ का कौन सा सैटेलाइट है, तो हमारे अर्थ का सैटेलाइट मून है। वैसे ही हमारा संसार, विश्व या दुनिया ही क्या है, हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी जैसे कि हमारा जो प्लानिट है, ये किस में इन्वॉल्व होता है, तो ये हमारा ब्रह्मांड में आता है। पृथ्वी के अलावा शेष ब्रह्मांड, जो पृथ्वी के अतिरिक्त जो शेष ब्रह्मांड है, जितना भी आप ब्रह्मांड देखते हैं हमारी पृथ्वी के अलावा, वो क्या है, हमारा अंतरिक्ष है। अब यहाँ अगर हम बात करें कि ये भूगोल शब्द जैसे जियोग्राफी है, जियोग्राफी को अगर हम हिंदी वर्जन करें तो भूगोल होता है, लेकिन इस भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये यूज़ किया था यूनानी यात्री इरैटोस्थेनेसिस ने किया था। किसने किया था? इरैटोस्थेनेसिस ने किया था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था, तो उस पुस्तक का नाम था जियोग्राफिया। क्या नाम था? जियोग्राफिया। भूगोल का जो जन्मदाता था, पहले तो हमने बात कर ली कि ये यूज़ किसने किया, सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो इरैटोस्थेनेसिस ने किया था। लेकिन अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या लिखा था, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जियोग्राफिया लिखी थी। लेकिन अब अगर हम बात करें कि भूगोल का जन्मदाता कौन है, तो भूगोल का जन्मदाता आपके यूनानी यात्री, वो भी एक यूनानी ही यात्री थे। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम हिकैटियस था। हिकैटियस को माना जाता है। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम जेस्पेरिडियास था। इन्होंने जो पुस्तक लिखी हिकैटियस ने, उसका नाम क्या था? जेस्पेरिडियास था। इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले बताया क्या था, तो इस पुस्तक में उन्होंने पृथ्वी की परिधि के बारे में सबसे पहले बताया। जो जेस्पेरिडियास, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि किसके बारे में बताया, तो पृथ्वी की परिधि, जो पृथ्वी की परिधि होती है उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया। अब अगर हम बात करें अरस्तु के बारे में, तो जो अरस्तु थे हमारे, वो पश्चिमी दुनिया का, वो अरस्तु जो थे वो हमारी पश्चिमी दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसने पृथ्वी को गोल बताया। सबसे पहले अरस्तु ने ही, पश्चिमी दुनिया का जो पहला व्यक्ति है अरस्तु, उसने बताया कि दुनिया हमारी कैसी है, गोल है। बाइबल में भी पृथ्वी को तस्तरी का मतलब प्लेट के आकार में, तस्तरी जो होता है प्लेट के आकार में बताया गया। बाइबल में हमारी पृथ्वी को कैसे बताया गया? प्लेट के आकार में बताया गया है। लेकिन परंतु वास्तव में पृथ्वी का आकार है कैसा, तो परंतु वास्तव में पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडाकार आकार में है। कैसा है? अंडाकार आकार में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो आगे देख लीजिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, निकोलस कोपरनिकस ने, अब पहले अरस्तु ने मत दिया, इसके बाद एक और है, उन्होंने बोला, निकोलस कोपरनिकस ने, कि सूर्य जो होता है वो केंद्रित अवधारणा दी। निकोलस कोपरनिकस ने क्या दिया? एक सूर्य केंद्रित अवधारणा दी, परंतु इसे मृत्युदंड दे दिया गया। जब इन्होंने केंद्रित अवधारणा दी तो इन्हें क्या कर दिया गया? मृत्युदंड दे दिया गया। और इनके अनुसार सभी ग्रह जो थे वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। वहीं अगर हम गैलीलियो की बात करें, तो गैलीलियो ने 1610 में दूरबीन द्वारा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की पुष्टि कर दी। गैलीलियो ने क्या किया था? 1610 में दूरबीन द्वारा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की पुष्टि की थी। टॉलमी ने क्या किया? तो टॉलमी को मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, तो निकोलस कोपरनिकस ने क्या किया था? सूर्य केंद्रित एक अवधारणा दी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनको क्या किया गया था? मृत्युदंड दे दिया गया था। इनके अनुसार कहा गया था कि सूर्य के चारों ओर जो होते हैं ग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। फिर आए गैलीलियो ने बताया कि 1610 में दूरबीन द्वारा इन्होंने क्या किया? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की पुष्टि कर दी। टॉलमी को क्या किया गया? टॉलमी को मानचित्र कला का क्या कर दिया गया? जनक कहा जाता है। ये तो बात यहाँ तक हो गई हमारी। अब हम आगे बात करते हैं महाविस्फोट, जिसे आप लोग क्या जानते हैं? बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में पता कर लेते हैं कुछ।
बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? तो सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हमें ये पता होना चाहिए। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अलेक्जेंडर फ्रीडमैन एंड लेमेंटर ने किया। किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्रीडमैन एंड लेमेंटर ने किया। ऐसा माना जाता है कि 13 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट हुआ जिसमें एक आग का गोला बना और उससे एक तारे निकले। उससे क्या निकले? तारे निकले। माना जाता है कि 13 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट हुआ था, उससे एक आग का गोला बना और उससे तारे निकले। इन तारों के कुछ टुकड़े टूट कर क्या हो गए? अलग हो गए। जब ये ठंडे हुए, ठंडे होकर के क्या बन गए? ग्रह बन गए। क्या हो गए? ग्रह बन गए। और इन ग्रहों के टुकड़े जो हैं वो उपग्रह बन गए। कुछ तारे ठंडे हुए, उनसे ग्रह बन गए और उन ग्रहों के टुकड़े से क्या बन गए? उपग्रह बन गए। इसी महाविस्फोट में एक गॉड पार्टिकल का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? गॉड पार्टिकल का उदय हुआ। अब हम आपको बता दें कि एक ब्रह्मांड में गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा कितनी होती हैं? तो 100 अरब समूह, 100 अरब का एक समूह होता है। एक गैलेक्सी में 100 अरब का एक समूह होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि एक महाविस्फोट हुआ, उस महाविस्फोट में गॉड पार्टिकल का उदय हुआ। उस गॉड पार्टिकल के उदय को क्या बोला गया? तो हिग्स बोसॉन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? हिग्स बोसॉन के नाम से जाना गया। तो इसे हिग्स बोसॉन के नाम से जाना गया। प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान इसी गॉड पार्टिकल के कारण आया। क्या कहा गया? कहा गया कि इस प्रत्येक वस्तु में, जो भी प्रत्येक वस्तु है उसमें जो द्रव्यमान है इसी गॉड पार्टिकल के कारण आया। एडविन पॉवेल हैबल के अनुसार ब्रह्मांड जो होता है निरंतर फैल रहा है। एडविन पॉवेल हैबल के अनुसार ब्रह्मांड क्या हो रहा है? निरंतर फैल रहा है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ब्रह्मांड में ये आप देख रहे होंगे 10 की पावर 11 गैलरीज आकाशगंगाएं हैं, मतलब कि 1 खरब है। अब अगर हम बात करें भौगोलिक शब्दावली की, पहले तो ये बता दीजिए यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो, फिर से एक बार देख लें यहीं से कि अभी हमने एक बात की थी, एक वर्ड यूज़ किया था गॉड पार्टिकल। इस गॉड पार्टिकल नाम किसने दिया था? तो इस गॉड पार्टिकल का नाम हमें हिग्स बोसॉन के नाम से जाना गया। इस गॉड पार्टिकल को किस नाम से जाना गया? आपके हिग्स बोसॉन के नाम से जाना गया। और इसी गॉड पार्टिकल के कारण हर एक वस्तु में द्रव्यमान आया। एडविन पॉवेल हैबल के अनुसार ब्रह्मांड क्या हो रहा है? निरंतर फैल रहा है। ब्रह्मांड में 1 खरब आकाशगंगाएं हैं। अब अगर हम बात करें, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करें अगर भौगोलिक शब्दावली की, कुछ भौगोलिक शब्दावली हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला यहाँ वर्ड यूज़ किया हमने महाद्वीप। ये महाद्वीप क्या होता है? जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। ये होता क्या है? तो वो देख लीजिए, ये कॉन्टिनेंट क्या होता है? तो जो विशाल भूखंड होते हैं, जो बड़े बड़े भूखंड होते हैं, जो कम से कम 2 सागरों से घिरे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं? महाद्वीप। क्या होते हैं? हमारे महाद्वीप। पृथ्वी पर अभी कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। हम लोग अब इन 7 महाद्वीप को डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे। तो पहले देखिए, पहला हमारा कौन सा है? तो पहला हमारा है आपका एशिया महाद्वीप, जिसका टोटल एरिया कितना है? तो 29.5% है। एशिया महाद्वीप का टोटल एरिया कितना है? तो 29.5% है। दूसरा हमारा कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है, जिसका प्रतिशत कितना है? 20% है। फिर आता है उत्तरी अमेरिका, जिसका कितना है? 16% है। फिर आता है साउथ अमेरिका, इसका कितना है? 11.9% है। फिर अंटार्कटिका आता है, उसका कितना है? 9.3% है। फिर हमारा यूरोप आता है, यूरोप का 7% है। फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है, जिससे हमारा 6% है। ये हमारी बात हो गई महाद्वीप की। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र में महाद्वीपों का क्षेत्र कितना है? 29.2% है। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल में महाद्वीपों का क्षेत्र कितना है? तो 29.2% है। अब अगर हम बात करें कि प्रारंभ में ये सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। सबसे पहले स्टार्टिंग की अगर बात करें तो प्रारंभ में ये सभी महाद्वीप, जितने भी महाद्वीप थे, ये सभी एक साथ जुड़े हुए थे। एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। जो एशिया और यूरोप को हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो यूरेशिया कहते हैं। जिसे यूराल और कॉकेसस, जो कॉकेसस
पर्वत है हमारा उसने अलग कर दिया है। तो ये हमारे यूरोप और एशिया को 2 पर्वत अलग करते हैं, जिनका नाम क्या है? उनका नाम यूराल और कॉकेशस है। ये दोनों पर्वत क्या करते हैं? उसे अलग अलग करते हैं। एशिया, यूरोप और अफ्रीका को पुरानी दुनिया के नाम से जाना जाता है। एशिया की बात करें, जो हमारा एक कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, और एशिया कॉन्टिनेंट में ही हमारा इंडिया है। एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, यूरोप हो गया और हमारा क्या हो गया? अफ्रीका हो गया। ये तीनों कॉन्टिनेंट को हम क्या कहते हैं? पुरानी दुनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुरानी दुनिया के नाम से भी जानते हैं। महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ? तो महाद्वीपों का निर्माण ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ है। किसके हुआ है? तो ग्रेनाइट की चट्टानों से हुआ है। लाल सागर और स्वेज नहर, जो हमारा लाल सागर है और जो हमारा स्वेज नहर है, वो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को क्या करता है? हमारे एशिया को क्या करता है? अफ्रीका से क्या करता है? अलग करता है। क्या करता है? अलग करता है। पूर्व में बेरिंग जल विभाजक जो है हमारा एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। पूर्व में जो बेरिंग जल विभाजक है वो एशिया को क्या करता है? उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। अधिकांशतः जो महासागरों के अंदर बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं। किसकी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो कमेंट में बता दीजिएगा।